अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर जो है बात करेंगे CS 201 लेक्चर नंबर 24 की। और लेक्चर नंबर 24 कवर करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ जो है वो आपको बता दूं कि आपने लेक्चर नंबर 23 को लाजमन सुनना है, क्योंकि अगर आप लेक्चर नंबर 23 को सुनेंगे तब भी आपको लेक्चर नंबर 24 की जो है वो समझ आएगी। अब आपने थोड़ी सी सीरीज़ को अपना इस तरह से कंप्लीट करना है कि आपने लेक्चर नंबर 23 पे 24 पे 25 आप जो है वो लेक्चर वाइज सुनेंगे तो आपको समझ आएगी कि एक्चुअली अब हमने प्रोग्रामिंग का जो मेन थीम है वो उसको कैसे कवर करना है। ये वो वाले लेक्चर्स हैं जो कि आप आगे जाके नेक्स्ट सेमेस्टर्स में भी पढ़ेंगे, तो कोशिश करें प्लीज़ कि आप लोग जो है वो तमाम तर चीज़ों को अच्छे तरीके से सुने। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इसके अंदर आप मेमोरी एलोकेशन पढ़ेंगे, जिसके अंदर मेमोरी को अलाउ करते हैं। डायनामिक मेमोरी विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये आपके पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका प्रोग्रामिंग के अंदर बड़ा अहम किरदार होता है। क्लॉक और मेलॉक फंक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है। फ्री मेमोरी का बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी आप कह सकते हैं कि आपका लेक्चर नंबर 24 तकरीबन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तकरीबन 80% पेपर जो आपका आने के चांसेस हैं वो आपके लेक्चर नंबर 24 से होते हैं। तो चलते हैं अपने पेपर की तरफ। मेमोरी अलाउ करना, ये ना आपके ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं और MCQs में आते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका यहाँ से तकरीबन प्रोग्राम का जो तमाम तर जो आपका नेक्स्ट आगे जाके आप 45 तक लेक्चर्स कवर करेंगे, आपकी प्रोग्रामिंग इसी लेक्चर से रिलेटेड ही रहेगी। तो मेमोरी को अलाउ करने से मुराद क्या होती है? मेमोरी को अलाउ करने से मुराद ये होती है कि हमने मेमोरी को अलाउ करना है। जिस तरह मिसाल के तौर पे अभी मैं आपके सामने दो तीन सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। देखिए ये सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन है, ये आपकी बुक आपके लिए ओपन की हुई है। इसके अलावा ये जो मुख्तलिफ फाइल्स मेरे पास ओपन हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि मेरे पास इस टाइम पे 3-4 एप्लीकेशन या 3-4 फाइल्स ओपन हैं। अब मैं इन 3-4 फाइल से करूँगा क्या? तो मैं इन 3-4 फाइल्स को अपने काम में लेकर आ रहा हूँ, वर्किंग कर रहा हूँ। तो असल में मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम ने मेरे इस लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर क्या किया है, इसको मेमोरी को अलाउ किया है। कुछ मेमोरी उसने आपकी किताब जो मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है उसको दे दी। कुछ मेमोरी मैंने जो आपके लिए सॉफ्टवेयर जो मैं आपको रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ आपके वो वाले स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर की, उसने आपको वहाँ पर जो है वो कुछ मेमोरी दी हुई है। तो ये आपकी मेमोरी अलाउकेशन होती है कि आप दो तरह से मेमोरी को अलाउ कर सकते हैं। एक स्टैटिक मेमोरी होती है और एक डायनामिक मेमोरी होती है। मेमोरी को अलाउ हम करते क्यों हैं, मैंने आपको भी एग्जांपल देकर समझा दिया। मेमोरी को हम इसीलिए अलाउ करते हैं ताकि हम मुख्तलिफ जो किस्म के सॉफ्टवेयर हैं अपने एट अ सेम टाइम जो है उसको ओपन कर सकें। अब दो तरह से हम मेमोरी को अलाउ कर सकते हैं। एक आपकी होती है मेमोरी अलाउकेशन, दूसरी होती है डायनामिक मेमोरी। इस लेक्चर में आप जो है वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे, दोनों जो मेमोरीज को अलाउ करने के तरीके हैं उनके। सबसे पहले हम बात करेंगे डायनामिक मेमोरी अलाउकेशन की। स्टैटिक मेमोरी अलाउकेशन आप पीछे 1 से लेकर 23 लेक्चर्स तक पढ़ के आ चुके हैं। उसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर आप सिर्फ एक स्पेसिफिक मेमोरी अलाउ करते थे। जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी थी प्रीवियस लेक्चर्स में कि आपने 100 एक जो नंबर है उसकी अरे आपने बनाई है, यानी आपने 100 नंबर की जो अरे है वहां से आपने अपना डेटा निकाल लिया है। तो 100 नंबर्स की जो आपका नंबर्स होगा मेमोरी से जो अरे होगी वो कंजर्व कर लेती है, वहां तक वो जो मेमोरी आपकी उसको यूटिलाइज कर लेती है। तो डायनामिक मेमोरी के अंदर ये होता है कि आप 100 जो नंबर्स की या 100 साइज की अगर आपकी कोई भी जो है वो अरे है उसको आप बनाए हैं, लेकिन अब आपकी वो अरे किसी काम नहीं आ रही, ख़त्म हो गई है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस अरे को एक दफ़ा से ख़त्म कर सकते हैं। ख़त्म करने से मुराद ये होती है कि आप इसको फ्री भी कर सकते हैं। बहरहाल कि हम आगे जाके मज़ीद डिटेल से डिस्कस करेंगे। मुझे यकीन है आपको भी इतना क्लैरिफाई नहीं हुआ होगा, आपको समझ भी नहीं आई होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं डायनामिक मेमोरी की। डायनामिक मेमोरी का मतलब ये होता है कि आपने मिसाल के तौर पे 10 नंबर का या 10 स्टूडेंट्स का डेटा जो है अपने कंप्यूटर के अंदर एंटर करना था। अब आपके पास जगह थी 15 की और आपने 10 का डेटा एंटर करना था। तो अब आप क्या करेंगे, 5 जो स्टूडेंट्स हैं उनका तो आपने डेटा एंटर नहीं किया, तो वो 5 स्टूडेंट की जो मेमोरी है वो तो खाली चली गई, वेस्ट चली गई। तो डायनामिक मेमोरी के अंदर वो स्टूडेंट्स की जगह वेस्ट नहीं जाती, आप उसको दोबारा से मेमोरी के उस पार्ट में भेज सकते हैं जिस पार्ट को हम हीप कहते हैं या जिस पार्ट को हम ढेर कहते हैं मेमोरी का। तो ये बेसिकली डायनामिक मेमोरी होती है कि जितनी आपको ज़रूरत है आप उस मेमोरी को इस्तेमाल करें, जितनी आपको ज़रूरत नहीं है आप उस मेमोरी को दोबारा से फ्री कर दें। तो ये डायनामिक मेमोरी अलाउकेशन होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम हीप की बात करेंगे। हीप बेसिकली क्या होता है, हीप का मतलब ये होता है कि आपने क्या करना है,
जी तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको हीप को समझाने के लिए या मैंने आपको डायनामिक मेमोरी अलोकेशन जो कि बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको समझाने के लिए एक डायग्राम आपके लिए यहाँ पर बना लिया है। देखें, कंप्यूटर में ना एक जगह मेमोरी का ढेर पड़ा होता है जिसको हम हीप कहते हैं। यानी कि मेमोरी के ढेर को हम हीप का नाम देते हैं। और ये वो जगह है, एम फॉर मेमोरी और ए फॉर अलाउकेशन, ये वो जगह है जहां पर आपने अपनी मेमोरी को यूज़ करना है, अलाउ करना है। तो स्टैटिक मेमोरी में क्या होता है, आपने जो है ये वाला पार्ट जो है वो यूज़ कर लिया, ये वाला पार्ट भी यूज़ कर लिया मेमोरी का, ये वाला भी यूज़ कर लिया, ये वाला भी यूज़ कर लिया, ये वाला भी यूज़ कर लिया, लेकिन आपने इतना पार्ट इस्तेमाल नहीं किया, तो ये आपका पार्ट वेस्ट चला गया। ये स्टैटिक मेमोरी होती है। जबकि डायनामिक मेमोरी के अंदर क्या होता है, जब आपने ये सारा पार्ट जो है वो इस्तेमाल कर लिया और ये वाला पार्ट जो कि आपने इस्तेमाल नहीं किया, ये वेस्ट होने के बजाय हम इस हीप के अंदर दोबारा जो है वो भेज देते हैं। ठीक है, समझ आ रही है आपको? दोबारा सुन लें कि ये वाला पार्ट जो हमने इस्तेमाल नहीं किया, इसको हमने क्या किया, हमने इसको दोबारा हीप के अंदर वापस भेज दिया। इसको हम कहते हैं डायनामिक मेमोरी। और इससे आपके कंप्यूटर की वर्किंग भी अच्छी हो जाती है, यानी मेमोरी भी आपका कंप्यूटर अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, डिवाइड कर लेता है, और आपको जितनी मेमोरी चाहिए होती है आप उतनी मेमोरी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स फ़ायदा, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हमारे पास जगह इतनी सी थी और लेकिन हमने क्या करना है, अब हमने डायनामिक मेमोरी के अंदर हमें मज़ीद जगह चाहिए, मज़ीद हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इस हीप में से दोबारा जगह ले लेंगे और यहाँ पे उसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों काम आप कर सकते हैं। अगर आपकी जगह कम पड़ गई है तो आप इस हीप से जगह ले भी सकते हैं, और अगर आपकी जगह ज़्यादा पड़ गई है तो आप इस हीप में अपनी मेमोरी को दोबारा से डाल भी सकते हैं, या आप इसके अंदर मेमोरी को दोबारा से सेंड भी कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स डायनामिक मेमोरी होती है जिसको हम अलोकेट करते हैं अपनी बेसिक और बड़े बड़े प्रोग्राम्स के अंदर। तो ये आपने बातें याद रखनी है। ये सारी बातें वही बता रहा है आपको जो मैंने आपको भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया डायग्राम बना के। होपफुली आपको समझ भी आ चुका होगा। ये जो मैंने आपको बताया है यही तमाम तर बातें इसने आपको यहाँ पर बताई हुई हैं। अब हम कुछ पॉइंटर्स का दोबारा से डिस्कस करेंगे। पॉइंटर बेसिकली क्या होता है, जहाँ पर भी ये वर्ड स्टार का आ जाता है वहाँ पर आपने समझ जाना है कि हम यहाँ पर पॉइंटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो स्टैटिक पीटीआर है इसका मतलब है पॉइंटर। ठीक है, ये वॉइड पीटीआर का मतलब है कि हम यहाँ पर एक पॉइंटर को बना रहे हैं। ये आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, होपफुली आपके मिड टर्म में आया होगा, नहीं आया तो याद कर लें, ये फाइनल टर्म में लाजमन आता होता है। फाइनल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो कंसीडर किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको कुछ आगे भी यही एग्जांपल बता रहा है, स्टैटिक पीटीआर और इंट पीटीआर। अब यहाँ पर सिर्फ उसने डेटा टाइप आपको दे दिया, बाकी आपका कॉन्सेप्ट वही चलता रहेगा। हम प्रोग्राम भी बनाएंगे जिसके अंदर आपको ये बताएगा कि आपने डायनामिक मेमोरी के अंदर अपनी मेमोरी को कैसे अलाउकेट करना है अपने C++ के एक प्रोग्राम के अंदर। बहरहाल अभी आपकी ये जो डिस्कशन है ख़त्म हो गई है, लेकिन ये वैसे ख़त्म नहीं हुई है, ये आपकी आगे चलती रहेगी। अभी ख़त्म होने का सिर्फ इतना सा मकसद है इसका कि अभी आप एक नए फंक्शन की तरफ जा रहे हैं, दैट इज़ द क्लॉक फंक्शन। कुछ बात करेंगे क्लॉक फंक्शन की। इसका सिंटैक्स याद कर लें, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है या एज अ एमसीक्यूज आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ क्लॉक फंक्शन, CALLOC क्लॉक फंक्शन या क्लॉक फंक्शन। तो ये फंक्शन करता क्या है, हम वॉइड स्टैटिक क्लॉक साइज, अब ये जो आपको नजर आ रहा है ना डैश, इसका मतलब है स्पेस। ठीक है, इसका मतलब होता है स्पेस टी, यानी आप स्पेस देके अपना एक वेरिएबल लिखते हैं और उसके बाद कोमा स्पेस TEL और साइज। ये क्या होता है, ये प्रैक्टिकली काम आप करते कैसे हैं, मैं आगे जाके आपको इस वाले जो सिंटैक्स है इसके अंदर आपको प्रैक्टिकली भी समझा देता हूँ। बहरहाल इसका जो मेन आपका फंक्शन या मेन जो सिंटैक्स होगा वो यही ऊपर वाला होगा, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। उसके आगे वो कुछ आपसे कह रहा है कि ये दो फंक्शंस को या दो आर्गुमेंट्स को टेक करता है, लेता है, यानी ये दो फंक्शन हम क्लॉक फंक्शन के मेन सिंटैक्स के अंदर लिखते हैं। इसी के साथ साथ जो फर्स्ट होता है वो स्पेस, वो जो फर्स्ट होता है वो सॉरी नंबर्स होता है, और जो सेकंड होता है वो उसका साइज होता है। उसके आगे देखें तो ये आपका एक प्रैक्टिकली आपको करके दिखा रहा है जनाब, यहाँ पर जो चीज़ें हैं आपकी, यहाँ पर आपको क्या करके दिखा रहा है, साइज वॉइड क्लॉक वॉइड, और उसके बाद क्लॉक आ गया। अब देखिए हमने क्लॉक फंक्शन का जो साइज है वो कितना रखना है, यानी हमने मेमोरी से, ये आपकी मेमोरी है, इस मेमोरी से हमने कितनी जगह को रिजर्व करना है, कितनी जगह को अपने लिए जो है वो मैनेज करना है, तो वो 1000 आ गया, यानी 1000 बॉक्सेस इस तरह के हमने अपने लिए अपने डेटा को स्टोर करने के लिए लेने हैं। उसके बाद कोमा साइज ऑफ इंट, इसका मतलब है कि हमारा जो डेटा है वो कौन सी टाइप का होगा, वो इंट टाइप का होगा, वो फ्लोट टाइप का होगा, वो कैरेक्टर टाइप का होगा।
तो ये इसका मेन फंक्शन है केलॉग का। इसका मेन काम यही होता है कि ये आपको जो हीप होती है यानी जो मेमोरी का ढेर होता है उससे मेमोरी को लेकर देता है, यही इसका काम होता है। इसको हम केलॉग फंक्शन का जो नाम है वो दे देते हैं। जो मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल ऊपर डायग्राम की फॉर्म में समझा दी है, वही साइज या वही ये सारी बातें आपको थ्योरी की फॉर्म में कर रहा है, ये आप खुद से एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे भी आपको दोबारा बता रहा है कि आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इंट स्टैटिक केलॉग 1000 साइज ऑफ इंट, यानी आप वॉइड की जगह इंट भी लिख सकते हैं अगर आपका जो डेटा है वो इंट की फॉर्म में होगा, बशर्त ये कि यहाँ पर भी इंट होना चाहिए और यहाँ पर भी इंट होना चाहिए। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर फ्लोट लिखते हैं ना, तो आपने यहाँ पर इंट नहीं लिखना, आपने यहाँ पर भी फ्लोट लिखना है और आपने यहाँ पर भी फ्लोट लिखना है। यहाँ पर भी फ्लोट आएगा और यहाँ पर भी फ्लोट आएगा, ये बात याद रखिएगा, दोनों बातें जो है मिक्सअप नहीं करनी है। उसके आगे आपको कुछ बता रहा है, इन अदर वर्ड दूसरे अल्फाज में इट इज सेट ऑफ जीरोस, ये सेट होता है जीरोस का। कौन सा एडवांटेज आपको केलॉग के बता रहा है कि एडवांटेज इसका ये होता है कि हम मेमोरी को अलाउ करते हैं, अलाउकेट करते हैं। द मेमोरी, जो मेमोरी है इज ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज टू जीरो, जो मेमोरी है वो हमेशा इनिशियलाइज होती है जीरो से। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको याद कर लें, आ सकता है पेपर के अंदर। केलॉग फंक्शन के अंदर आपकी मेमोरी कहाँ से इनिशियलाइज होती है, जीरो से इनिशियलाइज होती है। दूसरे लफ्जों में हम इसको सेट ऑफ जीरोस भी कह सकते हैं। उसके आगे कह रहा है कि आपका जो पीटीआर अगर नल हो, जीरो हो, तब क्या होगा, तब भी आपका केलॉग फंक्शन जो है वो रिटर्न कर देगा। यानी आपको ज़्यादा सी बात है, अगर आपका डेटा ही जीरो है तो आपको फिर मेमोरी में से जगह लेने की या हीप में से जगह लेने की, रिजर्व करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। उसके आगे हम बात करेंगे मेलॉग फंक्शन की। मलॉग फंक्शन क्या करता है, ये भी आपको जो है वो वन आर्गुमेंट लेता है और ये भी आपको मेमोरी या हीप में से जगह को लेकर देता है। इसका सिंटैक्स क्या होता है, वॉइड स्टैटिक मेलॉग साइज टी साइड, इसका मेन सिंटैक्स होता है जो कि आपसे पेपर में जनरल फॉर्म में पूछा जाता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लें। उसके आगे आपको ये भी वही कह रहा है कि ये आपका वो 1000, यानी आपने जितने नंबर्स लेने हैं हीप में से मेमोरी के लिए रिजर्व करने के लिए वो आ जाएगा, और उसके बाद आपका साइज ऑफ इंट वगैरह जो है वो आ जाता है। उसके आगे स्टूडेंट्स आपको यही तमाम तर बातें जो है बताई जा रही हैं, जो मैंने आपको प्रैक्टिकल फॉर्म में करवा भी दी हैं, डायग्राम की फॉर्म में होपफुली आपको जो है वो समझ आ चुकी होंगी। ये इसका एक जो जनरल सिंटैक्स है मेलॉग फंक्शन का वो ये है, यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, मेलॉग एंड स्टैटिक साइज ऑफ डेटा टाइप। तो ये आपका भी आ सकता है, यानी कि वो आपसे पूछ सकता है एमसीक्यूज में कि द जनरल सिंटैक्स ऑफ मेलॉग फंक्शन इज, अगर नीचे 3-4 आपको ऑप्शंस दिए होते हैं और ये आपके पेपर में आता भी है, ये नहीं मैं आपको कह रहा कि पेपर में नहीं आता, ये आपके क्विजेज में भी आता है, आपके पेपर में भी आता है, तो इसको याद रख लें, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आ सकता है। उसके आगे वो कह रहा है कि मेलॉग इज नॉट इनिशियलाइज एंड कंटेन एनी वैल्यूज इनिशियली। मेलॉग जो होता है फंक्शन, ये कभी भी इनिशियलाइज खुद से नहीं होता और ना ही किसी जो वैल्यू होती है उस पर इनिशियली ये कंटेन होता है, मुश्तमिल होता है, हमेशा ये जीरो की फॉर्म में जो है वो कंसिस्टेंट होता है। उसके आगे स्टूडेंट्स हम बात करेंगे फ्री मेमोरी की। फ्री का क्या होता है, आपको नाम से पता लग रहा है कि मैं आपको कहता हूँ कि मैंने आपको फ्री कर दिया है इस काम से, यानी कि हम कहते हैं कि हम अभी स्टडी से फ्री हैं, कि खाली कर देना बिल्कुल जो है वो एक सेंस में हम कहते हैं कि हमने जो मेमोरी है जो हमने इस्तेमाल की है डायनामिक मेमोरी में, वो हम इस्तेमाल करने के बाद उस मेमोरी को फ्री कर देते हैं। दोबारा उस डायग्राम को हम एक दफ़ा क्रिएट करते हैं, ये आपकी मेमोरी है, ठीक है, आपने यहाँ पे जगह को रिजर्व किया, उसके बाद अब ये सारी जगह बस आपने ख़त्म कर ली, आपने जितना काम करना था आपने काम कर लिया, और ये आपकी हीप है। अब आपने काम करने के बाद अपनी मेमोरी को फ्री करना है, तो आप फ्री फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आपकी ये सारी मेमोरी जो है वो फ्री होकर दोबारा इस हीप के अंदर जो है वो चली जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने अपनी मेमोरी को फ्री करना है तो आप फ्री फंक्शन का इस्तेमाल अपने प्रोग्राम के अंदर करते हैं। ये काम आपने प्रैक्टिकली कैसे करना है, कैसे होगा, इंशाल्लाह ये आगे जाके बात करेंगे। अभी आपको कुछ थ्योरी से रिलेटेड यहाँ पे बातें इंपॉर्टेंट बताई जा रही हैं जो कि आपने याद रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। नेक्स्ट हम जो पेज है उस पर मूव करते हैं, तो केलॉग और मेलॉग को दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, एक प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले आपकी हेडर फाइल्स हैं, हैशटैग इंक्लूड iostream.h stdlib.h, आप प्रीवियस जो लेक्चर उनके अंदर पढ़ के आ चुके हैं। इंट मेन के अंदर आप मूव करते हैं, उसके अंदर आप जो है 3 तरह का डेटा यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले इंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसके बाद आई है, और उसके बाद टोटल एज है। ये टोटल आपने 3 वेरिएबल्स को यहाँ पर डिक्लेयर किया है। सबसे पहला वेरिएबल आप यहाँ पर डिक्लेयर करें हैं जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसको, फिर आई को, और उसके बाद टोटल एज को। उसके बाद आप 2 पॉइंटर्स यहाँ पर जो है वो डिक्लेयर करें, एक स्टैटिक IPTR है और दूसरा स्टैटिक SPTR है।
उसके बाद आप सी आउट करते हैं। सी आउट ऐसा फंक्शन होता है जो कि आपको आपकी वैल्यू स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देता है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, के कितने स्टूडेंट्स क्लास में है, ये एज इट इज आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ पर सी इन करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी यूजर खुद एंटर करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। IPTR आप यहाँ पे लगाते हैं इंट स्टैटिक मेलोक नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टैटिक साइज ऑफ इंट। ये अब आप यहाँ पर हमने जो है वो मेलोक का सिंटैक्स लगाया जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इफ कंडीशन लगाएंगे, अगर PTR जो है वो नल के बराबर नहीं है तो क्या होगा या क्या करना चाहिए, तो सी आउट करवा दो। सी आउट क्या होगा यहाँ पे, अनएबल टू अलोकेट स्पेस फॉर नम स्टूडेंट्स और स्टूडेंट एन। ये सी आउट हो जाएगा डायरेक्टली आपके, यानी कि जो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने एंटर किए होंगे वो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर एंटर होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब याद रहे ये सारा काम आपका डायनामिक मेमोरी के थ्रू हो रहा है, यानी डायनामिक मेमोरी आपको ये काम करके दे रही है। हो सकता है आपने 1000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रखे हैं और मैंने सिर्फ 10 नंबर जो है खुद से 10 नंबर एंटर किए हैं, मैं खुद से 12 नंबर एंटर किए हैं स्टूडेंट्स के, तो बाकी सारी जगह आपकी मेमोरी जो है हीप के अंदर वापस चली जाएगी। इसी के साथ साथ स्टूडेंट आप यहाँ पर टोटल एज उनकी डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद टोटल एज को डिक्लेयर करने के बाद आप यहाँ पर फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। फॉर लूप का सिंटैक्स आपके MCQs में या आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। आई जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आप एंटर करेंगे वहाँ तक, और उसमें अंदर एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर का हम इस्तेमाल करते जाएंगे। एंटर द एज ऑफ द स्टूडेंट, आपकी जो एज है वो एंटर यहाँ पर करेगा और सी इन SPTR। अब जो आप एज एंटर करेंगे वो डायरेक्टली आपके पॉइंटर के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। पॉइंटर होता क्या है, पॉइंटर आपका बेसिकली जो एड्रेस होता है मेमोरी का उसको हम पॉइंटर का नाम जो है वो देते हैं। टोटल एज इक्वल टू टोटल एज प्लस स्टैटिक SPTR और SPTR प्लस प्लस। उसके बाद ये आपके ये सारी काम है, यानी कि आपकी टोटल एज मालूम हो रही है। जिस तरह से आपकी एज मिसाल के तौर पे यहाँ पर देखें, आपकी एज थी 18 साल, ठीक है। 18 में आपने प्लस करना है SPTR को। अब SPTR के अंदर आपने जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रखे हुए हैं ताकि हमें तमाम स्टूडेंट्स की जो टोटल एवरेज एज है वो हमें मिल जाए। उसके बाद आप यहाँ पे सी आउट करवाएंगे जो एवरेज, मैंने भी आपको बताया एवरेज एज जो है वो क्लास की क्या है। एंड एल करेंगे, एंड एल हम इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पे ताकि हम नेक्स्ट लाइन में मूव करें। जिस तरह आप 1 लिखते हैं ना, अब यहाँ पे 2 लिखते हैं तो एंड एल ये तमाम लाइन को छोड़ के नेक्स्ट लाइन में मूव करवा देता है। स्टैटिक PTR नल यहाँ पे करेंगे और आपका प्रोग्राम यहाँ पर एट द एंड खत्म हो जाएगा। इसका आउटपुट या इसका फायदा आपको ये होगा कि आपने जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर एंटर किए हैं वो एंटर करने के बाद यहाँ पर देखें इसका आउटपुट भी आपको बताया हुआ है। आपकी जो बाकी मेमोरी है वो आपके फंक्शन के अंदर वापस चली जाती है। उसके आगे स्टूडेंट री अलोक फंक्शन है। इसका काम ये होता है कि अगर आपने मेलोक फंक्शन के अंदर कुछ एडिशनल मेमोरी चाहिए, मेलोक फंक्शन याद रहे दोबारा से ऐसा फंक्शन होता है जो कि आपको हीप में से मेमोरी को लेकर देता है। तो मेलोक फंक्शन की अगर आपको दोबारा मेमोरी चाहिए, अगर मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको मिसाल देकर समझाऊं तो देखें, हमने जो है मेमोरी एंटर की थी सिर्फ 12 स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन हमें बाद में पता चला कि हमारी क्लास में जो है वो 16 स्टूडेंट्स हैं। अब देखें, अब मेमोरी तो कम है लेकिन स्टूडेंट ज़्यादा हैं। इसका मतलब हमें 4 जो स्टूडेंट्स की मेमोरी है वो चाहिए, हमें 4 ब्लॉक्स एक्स्ट्रा चाहिए। तो हम जो है वो री अलोक का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जिसका काम ये होता है कि ये हमें मेमोरी मजीद जो है वो लेकर दे देता है। तो यही सारा काम होता है स्टूडेंट्स री अलोक फंक्शन का। यही सारी बातें इसने आपको थ्योरी फॉर्म में बताई हुई हैं। होपफुली आप इसको एक दफ़ा खुद से पढ़ लेंगे। इसका सिंटैक्स याद रखिएगा, सिंटैक्स सारे इंपॉर्टेंट है, अलोक के, मलोक के और री अलोक के। उसके आगे आपको मेमोरी लीक के कुछ बारे में बता रहा है। मेमोरी लीक क्या होती है? मेमोरी लीक का मतलब ये होता है कि आपकी मेमोरी जो है वो लीक हो रही है और इससे बड़ा ज़्यादा नुकसान होता है आपको। कभी कभार आपका कंप्यूटर जो है वो डैमेज भी हो सकता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि आपको मेमोरी लीक के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मेमोरी लीक कैसे होती है? मेमोरी लीक आपकी कुछ इस तरह से हो सकती है कि ये आपकी मेमोरी लीक आपकी कब होती है, यह आपका एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मेमोरी आपकी तब लीक होती है जब आप मेमोरी को फ्री करना भूल जाते हैं। जिस तरह से यहाँ पे देखें, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। तो ये आपकी मेमोरी है और ये सारी मेमोरी आपने इस्तेमाल कर ली, अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है और ये आपकी हीप है। तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि आपने इसको फ्री नहीं किया मेमोरी को और आपकी मेमोरी जो है अब लीक होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमेशा ये एक अच्छे प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस मेमोरी को लीक होने से बचाए। और मेमोरी अगर लीक होती है तो आपका कंप्यूटर डैमेज भी हो सकता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उड़ सकता है। उड़ने से मुराद कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसी के साथ साथ आपको मजीद मुश्किलात का सामना अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर करना पड़ सकता है। तो मेमोरी लीक समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। दिस इज समथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इसको तब उसके लिए भी याद रखिएगा। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें तमाम तर बता दूं। तो बताने का मकसद ये है कि इसकी रीडिंग आपने खुद करनी है। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको सारा इसको पढ़ने के बाद जो है वो दे रहा हूँ। तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड मेमोरी लीक। इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो मेमोरी लीक कहलाती है। ये देखिए यहाँ पर इसने आपको 1000 टाइम्स की एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपने 1000 दफ़ा यूज़ करना है तो आपको 1000 दफ़ा यूज़ करने के बाद जो 1000 ब्लॉक्स है मेमोरी के यूज़ करने के बाद
आपने जो है वो उसको फ्री नहीं किया तो आपको मेमोरी लीक की वजह से बड़ा सीरियस कंडीशंस का या सीरियस इश्यूज़ का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो कॉमन मिसाल मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी दी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रॉय हो सकता है, आपकी मशीन को खतरा भी हो सकता है। ये तमाम तर बातें इसने आपको यहाँ पर थ्योरी की फॉर्म में बताई हुई हैं। फिर कुछ डेंगलिंग पॉइंटर्स है। डेंगलिंग पॉइंटर्स के अंदर क्या होता है कि आपके वो पॉइंटर्स जो मेमोरी लीक होने की वजह बनते हैं उसको हम डेंगलिंग पॉइंटर्स का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, ये एक और आप इसको भी ये कह सकते हैं कि ये एग्जांपल है आपके लिए मेमोरी लीक की, यानी डेंगलिंग पॉइंटर भी एक मेमोरी लीक एग्जांपल है और ये भी बड़ा डेंजरस होता है। इससे क्या होता है, इससे जो आपका अफेक्ट होता है वो इन्वर्स हो जाता है मेमोरी लीक से। इन्वर्स होने से मुराद ये होती है कि आप डी अलाउकेट करना अगर भूल जाते हैं तो आपका पॉइंटर से इतना काम नहीं करता, ऑपरेटिंग सिस्टम चंक का शिकार हो सकता है और हीप को नुकसान हो सकता है। हीप से मुराद मेमोरी को जो है वो नुकसान हो सकता है। यही सारी बातें स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे बता रहा है। एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखें, द डायनामिक मेमोरी अलोकेशन इज़ वेरी यूजफुल टेक्निक। जो डायनामिक मेमोरी है ये बड़ी यूजफुल टेक्निक है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको पता होना चाहिए कि मैंने जो है वो अपनी मेमोरी को यूज़ करने के बाद उसको फ्री भी करना है, उसको हीप के अंदर वापस लेकर भी जाना है। एक एग्जांपल दे रहा है, होपफुली आप इसको खुद से कर लेंगे। इजी एग्जांपल है, नहीं होगी मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए ये एग्जांपल जो है आपको नेक्स्ट हम जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर अगर आपसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं आपको ये एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो यहीं से आपकी बना दूंगा। टिप्स देख लें, आप डायनामिक मेमोरी को इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा एफिशिएंट होती है स्टैटिक मेमोरी के। इसके अलावा आपकी जो मेमोरी अलाउकेशन होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और उसको अलाउकेट हम सक्सेसफुल भी कर सकते हैं, यानी कि आपने अगर मेमोरी को अलाउ करना है तो उसको सक्सेसफुल तरीके से अलाउ करना एक वाकई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। इसी के साथ साथ जब भी आप मेमोरी को अलाउ करते हैं उसको फ्री करना लाजमी है, फ्री करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमेशा मेमोरी लीकेज से आपको बचना चाहिए, डेंगलिंग पॉइंटर से आपको बचना चाहिए क्योंकि ये मेमोरी लीकेज और जो डेंगलिंग पॉइंटर्स होते हैं ये आपको नुकसान देते हैं, ये आपकी मशीन को भी समटाइम जो है वो अच्छा खासा साइड इफेक्ट दे देते हैं। और दूसरा आपका जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रॉय होने का खतरा होता है, वायरसेस आने का खतरा भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये आपका लेक्चर नंबर 24 था, होपफुली समझ आ चुका होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई मुझे बता दीजिएगा। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल आपके तमाम तर लेक्चर्स 45 तक मेरी कोशिश होगी मैं अपलोड कर दूँ। तो ये आपकी वीडियो थी, होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।